चलिए बच्चों, आइए आज अगला टॉपिक आप लोगों का शुरू करते हैं, गोली दर्पण। इसमें कुछ बातें हम अगले वीडियो में बताए थे, आज इसको पूरे विस्तार से बताएंगे। इसमें क्या क्या है, कैसे है, क्यों है, सब विस्तार से बताएंगे। तो चलिए, गोली दर्पण किसे कहते हैं ये तो बताया गया था कि एक खोखला गोला ले लीजिए, वो किसका होना चाहिए, कांच का होना चाहिए। कांच का खोखला गोला है, इसको बीच से काट दीजिए, काट करके एक तरफ पॉलिश कर देंगे। और वो पॉलिश कैसा होगा, परावर्तक। परावर्तक पॉलिश करने के बाद ये दो पार्ट में हो जाएगा। एक जो अंदर की ओर पॉलिश किया गया है ये उत्तल होगा, और जो बाहर की ओर पॉलिश किया गया है वो अवतल होगा। अंदर की तरफ पॉलिश किया गया है, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, और जब उभरे हुए तल को पॉलिश किया गया है तो गहरे तल से प्रकाश का परावर्तन होगा। इस प्रकार से जो ये वाला बना है इसको उत्तल बोलते हैं। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और इसको अवतल दर्पण। यहाँ तक हम बता चुके थे। अब आज इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब परिभाषाओं के लिए अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, सबके लिए एक ही परिभाषा लागू होगी। वो आप लोगों को अभी बता रहे हैं। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, और एक इधर है उत्तल दर्पण, जो अंदर की ओर पॉलिश किया गया होगा और परावर्तक पॉलिश होगी। कैसी पॉलिश? परावर्तक, नहीं तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। कोई भी पेंट ला के पॉलिश कर दो तो प्रकाश का परावर्तन उससे नहीं होगा, होगा लेकिन कम होगा, जिसे अनियमित परावर्तन के अंतर्गत माना जाएगा। ये क्या है? जब दर्पण से परावर्तन होता है तो नियमित होता है, और जब किसी दीवार से या फिर किसी कमरे में रखी मेज से या और कहीं से परावर्तन होगा तो वो अनियमित परावर्तन होगा। लेकिन हमें यहाँ क्या देखना है, इसके लिए चलिए यहाँ एक इसका जो केंद्र होता है, जिस गोले से ये बना है, क्या बना है? दर्पण। दर्पण जिस गोले से बना होता है उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वक्रता केंद्र। और इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। पहला टॉपिक इसमें है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण, नोट कर लीजिएगा आप लोग तो अच्छा रहेगा। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए, वक्रता केंद्र हो गया। दूसरा टॉपिक है ध्रुव, या फिर दर्पण का ध्रुव, पोल। इसकी अंग्रेजी पोल होती है। ये क्या होता है? दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, जितना इधर उतना इधर, मध्य बिंदु जो होता है उसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए इसमें भी यहाँ पर सी रहेगा और यहाँ पर पी रहेगा। पी क्या है? दर्पण का ध्रुव है। ये क्या होता है? दर्पण का मध्य बिंदु। अब तीसरा पॉइंट है इसमें मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए ध्रुव से और वक्रता केंद्र से
एक रेखा गुजरती है, जिस रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। यही है मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये तो उत्तल में हो गया। इधर अवतल में देखिए, यहाँ से इसको मिला दिया जाए, मिला देंगे तो ये जाने वाली जो रेखा है किससे किससे होकर के, यहाँ P है, यहाँ C है, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए मुख्य अक्ष के बाद वाला जो चौथा टॉपिक है, ये होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए, यहाँ पर C है, C और यहाँ पर क्या है? P है। इसके बीच की जो दूरी होती है इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। रेडियस कार्वेचर या फिर कार्वेचर, रेडियस ऑफ कार्वेचर, कार्वेचर रेडियस भी बोलते हैं इसे। वक्रता त्रिज्या इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान क्या होता है? C और P के बीच की दूरी, C और P के बीच की दूरी। और इसमें उत्तल दर्पण में क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक। एक चीज और आप लोग इसी वक्त ध्यान देते चलिए, देखिए जो ध्रुव होता है इसके बाएं की जो दूरी होती है ये ऋणात्मक होती है। संख्या रेखा पढ़े ना, संख्या रेखा में 0 के बाएं वाली दूरी सब माइनस होती है। क्या होती है? माइनस। और दाहिने वाली दूरी सब प्लस होती है। वैसे यहाँ ध्रुव को ही मान लीजिए उसका दर्पण का सेंटर, ए सेंटर तो है ही दर्पण का। अब इसके बाएं की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। और दाहिने की दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। अब देखिए दर्पण, ये जो अवतल दर्पण है इसमें वक्रता त्रिज्या किधर है? P से बाईं ओर है कि नहीं है? है ना? तो ये क्या होगी? माइनस होगी। इसको माइनस भी लिख सकते हो। और इसमें एक किधर है? दर्पण के दाहिनी ओर है, दर्पण के दाहिने ओर है, इसलिए ये क्या होगी? प्लस होगी। वक्रता त्रिज्या हो गया। चलिए इसके बाद पांचवा पॉइंट है इसमें, फोकस दूरी। कौन सी दूरी? फोकस दूरी। फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? देख लीजिए, कोई प्रकाश की किरण हो और मुख्य अक्ष के समांतर चले। क्या हो? प्रकाश की किरण किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। और परावर्तित हो जाए कहाँ से? दर्पण के किसी बिंदु से। और परावर्तित होकर के वो मुख्य अक्ष को कहीं काट दे। कहाँ काटेगी? भाइयों पहले इसको ये देखिएगा, फोकस या मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो पहले ये फोकस आएगा, कहाँ पर काटेगी? फोकस पर। इसी बिंदु को क्या कहते हैं? कैपिटल F या मुख्य फोकस या फोकस कहेंगे इसे। अब इसके बाद वाला जो छठा पॉइंट है, फोकस दूरी होता है। क्या होता है? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी क्या है बताइए? जैसे C और P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वैसे F और P के बीच की दूरी को फोकस दूरी, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ये फोकस दूरी है। फोकस क्या होता है? जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु को काटती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब फोकस दूरी, दर्पण के फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब इसमें हो गया। चलिए इसमें क्या है? फोकस उत्तल में। उत्तल में भी ऐसी है, बस केवल इसमें
काटती है और उसमें काटती हुई प्रतीत होती है। देखिए इसमें यहाँ से आके टकरा के फिर इसे जाएगी, लेकिन इसमें टकरा के वापस चली जाएगी उसी माध्यम में, और ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है। कहाँ से? फोकस से। इसी को क्या बोलते हैं? फोकस। और यहाँ से जो ध्रुव के बीच की दूरी होती है इसे फोकस दूरी बोलते हैं। अब देख लीजिए, जैसे r इसमें क्या था? माइनस था, इसमें क्या है? प्लस है। तो इसमें फोकस दूरी भी बाईं तरफ है, माइनस होगी, इसमें फोकस दूरी क्या होगी? प्लस होगी। इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि दर्पण के ध्रुव के बाएं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है और दाएं ओर की दूरी धनात्मक होती है। और कुछ नियम है इसमें, ऊपर नीचे वाली बात भी आती है। कब आएगी वो? जब इसका ये दर्पण का पूरा पाठ समाप्ति की ओर होगा, प्रकाश का परावर्तन वाला, तो उसमें मिलेगा एक पॉइंट, बोलते हैं उसको एम, रेखीय आवर्धन, I/O होता है ना। तो इसमें प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की बात होगी, तो ऊपर नीचे बनता है ये, इसलिए ऊपर नीचे की स्थिति में भी प्लस माइनस की बात आएगी। तो आप लोग इसके अनुसार चलेंगे, चतुर्थांश के अनुसार, 1 2 3, मान लीजिए इधर सब प्लस प्लस होता है, इधर माइनस माइनस होता है। तो अब समझ लीजिए इसी बाएं ओर की माइनस, दाएं ओर की धनात्मक, ऊपर की धनात्मक, नीचे की ऋणात्मक, इससे हो जाएगा। लेकिन अभी जो इसमें पढ़ना है उसको आगे करिए। ये मुख्य फोकस हो गया। मुख्य फोकस के बाद वाला जो टॉपिक है एक होता है फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? देखिए, फोकस तल ये होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत एक रेखा खींच दिया जाए, वो रेखा कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। जो रेखा मुख्य फोकस से होकर के और मुख्य अक्ष के लंबवत होती है उसे क्या बोलते हैं? फोकस तल। फोकस तल इसको बोलते हैं। तो इसमें भी क्या होगा? ये वाला फोकस तल होगा। तो इसमें 7 यही थी परिभाषाएं, सब 7 तो परिभाषाओं को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसका जो फिगर होता है, मेन चीज फिगर, अगर फिगर याद है तो सब जितनी परिभाषा है आप लिख देंगे। अगर फिगर नहीं याद रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। परिभाषा रटेंगे तब वही रट्टू बनेंगे। तो रटने से बढ़िया है कि आप लोग फिगर को याद कर लीजिए और इसी के अनुसार बनाते चलिए। चलिए ठीक है, ये टॉपिक समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक जो है, एक चीज़ और, एक ये देखिए, इसका द्वारक होता है। द्वारक, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण का द्वारक गोली दर्पण के परावर्तक के व्यास को, परावर्तक के व्यास को ही उसका क्या कहते हैं? द्वारक। गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को। अब बताइए इसका व्यास कितना है? ये वाला जो है, यही है व्यास। ये क्या है? व्यास। इसका व्यास ये हो गया और इसका व्यास भी यहाँ से होगा। परावर्तक तल वाला जो सामने का भाग होता है वही क्या कहलाता है? इसका ये है द्वारक, दर्पण का द्वारक। तो इसमें देखिए 7-8 पॉइंट थी सब। कितनी पॉइंट? 8। तो 7वां पॉइंट क्या था? फोकस तल था। फोकस तल। और 8वां पॉइंट क्या है? दर्पण का द्वारक। देखिए भैया, जैसे आप लोग अपने द्वार की बात करते हैं कि हमारा इतना बड़ा द्वार है, हमारा इतना है, हमारा कम है, हमारा ज़्यादा है, वैसे इसका भी, इसके सामने वाला जो व्यास होता है, यानी इसके सामने का जो भाग है वही इसका क्या कहलाता है? द्वारक। तो आपके घर के सामने वाला जो भाग होता है उसे आप अपना द्वारक बोलते हैं या द्वार बोलते हैं। तो उसी प्रकार से इसके सामने वाला जो व्यास होता है
उसे क्या बोलेंगे? दर्पण का द्वारक। अगला पॉइंट है दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के लिए। अगली कक्षा में भी मिलेगा ये। क्लास जब कक्षा 12 आप लोग जाएंगे, क्लास 12, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड कर्वेचर रेडियस। अब देखिए हमको किसमें स्मॉल एफ और आर में संबंध निकालना है। किसमें? आर और स्मॉल एफ में संबंध निकालना है। इसके लिए आप चाहे उत्तल दर्पण ले लीजिए चाहे अवतल दर्पण ले लीजिए, दोनों के लिए सूत्र एक ही आएगा। तो अवतल दर्पण के लिए हम बता देते हैं, उत्तल दर्पण के लिए आप लोग अपना करके आइएगा। चलिए ठीक है, बनाइए इसको अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण कैसे होता है? ये क्या है? अवतल दर्पण। देखिए कोई एक प्रकाश की किरण इधर से आएगी, टकरा करके इसके फोकस से जाएगी। यहाँ मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, और यहाँ से जो ये वाली दूरी है स्मॉल एफ है, और ये इसके जो सेंटर से किरण जाती है वो अपने मार्ग में वापस चली आती है। तो ये हो गई, या फिर अभिलंब इसको बोलते हैं। देखिए दोनों स्थिति है, जो सेंटर से किरण जाएगी, अगर मान लीजिए किरण भी यहाँ से भेज रहे हैं तो टकरा करके फिर वापस चली जाएगी। ये अगला रूल है, सब आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर इसको आप लोग अभिलंब समझिए। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आई है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण आर है। एक कोण आई और एक कोण आर हो गया। इसके बाद इसका एकांतर कोण यहाँ होगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा? आई। आई और आर आपस में बराबर होते हैं ये परावर्तन के नियम के अनुसार। तो चलिए यहाँ P हो गया, यहाँ पर F है, यहाँ पर भी कोई बिंदु मान लेते हैं, A मान लीजिए चाहे B मान लीजिए। AB एक किरण है, चलिए नोट करिए इसको। माना एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R और फोकस दूरी स्मॉल f है। के सामने AB एक किरण परावर्तित होती है जो उसके फोकस से होकर के चली जाती है। इस स्थिति में परावर्तन के नियम से परावर्तन का नियम क्या है? कोण ABC बराबर कोण कौन सा होगा? ABC, और एक कोण CBA
और इसको भी मान लीजिए डी मान लेते हैं, इसको बी डी या फिर बी एफ मान लीजिए। कोण सी बी एफ, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा है एकांतर कोण है दोनों, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, ये हो गया एकांतर कोण। एकांतर कोण लिख लीजिएगा यहाँ पर। हो गया। चलिए इसके बाद देखिए, अगर इसका द्वारक छोटा होगा तो जो एफ है सॉरी, इसके लिए एक यहाँ पे अभिलंब डाल दीजिए। अभिलंब हो गया बी एन, यहाँ पर एन बिंदु है। अगर इसका द्वारक छोटा रहेगा तो एन इधर चला जाएगा। अब यहाँ जो कोण होगा इसको निकालिए। यहाँ का जो कोण होगा अंदर वाले दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा, या फिर बाह्य कोण बी एफ एन या बी एफ पी भी बोलेंगे। कब? जब इसका द्वारक छोटा करेंगे, जब इसको दबाएंगे तो ये एन इधर चला जाएगा, यानी पी के पास। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो एफ एन बराबर एफ पी होगा। अतः त्रिभुज बी एफ एन में, त्रिभुज बी एफ एन में इसमें क्या होगा, ये वाला देखिए कोण जो बी एफ एन है, कोण बी एफ एन एक किसके बराबर होगा, आई प्लस आर के, आई प्लस आर के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर अभी पढ़े हैं आई और आर आपस में बराबर हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई और आर, आई और आर आपस में बराबर है तो 2i हो जाएगा, या फिर 2r कर सकते हैं। और निकालना क्या है, हमें इनके बीच का संबंध निकालना है, सी एफ और एफ पी, सी पी और एफ पी। तो ये जब इधर जाएगा एफ एन होगा, एफ एन यानी एफ पी हो गया। तो इसके लिए इस आई के सामने वाली भुजा ये है, बी एफ है, और इसके सामने वाली भुजा या इसके सामने की भुजा सी एफ, और इसके सामने की भुजा इसकी दोगुनी होगी। तो दोगुनी के लिए चलिए बच्चों, एक चीज़ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको कैंसिल कर दीजिएगा आप लोग। अब आगे बताते हैं। जब एफ एन और एफ पी बराबर हो गया, इसके बाद अब सी पी और सी एफ में क्या संबंध है, इसे देखिए। अतः सी पी बराबर, सी पी बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सी एफ प्लस
एफ एन, क्या लिखेंगे, सी एफ प्लस एफ एन। सी पी को लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए यहाँ से सी पी, अरे यहाँ तक है सी एफ प्लस एफ एन। कब होगा एफ एन, जब एन यहाँ पर पहुँच जाएगा। एन कहाँ पहुँच जाएगा, पी पर। तो एफ एन के स्थान पे क्या लिखेंगे, एफ पी लिख सकते हैं। तो यहाँ एफ पी भी कर लीजिए। कब, जब एफ एन और एफ पी बराबर रहेंगे और दर्पण का द्वारक छोटा रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ पी। अब सी एफ और एफ पी, सी एफ और एफ पी दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, देखिए सी एफ और एफ पी, ये क्यों बराबर है, क्योंकि जो कोण यहाँ पर है वही कोण यहाँ पर है। अरे यहाँ वाला ये कोण आपस में बराबर है, तो इनके सामने की भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। सी एफ और एफ पी बराबर हैं, तो सी एफ के जगह पर भी एफ लिखेंगे प्लस एफ पी के स्थान पर भी एफ लिखेंगे। और इधर कितना, सी पी की वैल्यू आर दिया गया है, आर, सी पी की वैल्यू आर है। अब आर इज इक्वल टू एफ प्लस एफ, 2f हो गया, यही संबंध है। हाँ देखिए आर इज इक्वल टू 2f हो गया, यही संबंध है। या इसको इस तरह भी लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। यही है दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। और अवतल दर्पण के लिए एक चीज़, यहाँ 2 इक्वेशन जो लिखे थे आप लोग, इसका कोई मतलब नहीं नज़र आ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि ए बी सी और सी बी एफ, ए बी सी और सी बी एफ ई, ये वाला, ये दोनों बराबर हैं। और इसके सामने देखिए आई के सामने वाला दूसरा ए बी सी और इसी के बराबर है बी सी एफ, यानी ये वाला। अब बताइए ए बी सी दोनों कॉमन है, यानी ये दोनों भी बराबर होंगे। कौन कौन, सी बी एफ और बी सी एफ। इसीलिए सी एफ और बी एफ बराबर हुए थे। सी एफ और बी एफ या फिर सी एफ और बी पी, क्योंकि ये वाली दूरी देखिए, यहाँ से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों सेम है। यहाँ लिख सकते हैं सी एफ बराबर बी पी। इसी से ये वाला आया है सी एफ, हो बी पी नहीं, एफ पी। तो यहाँ सी एफ भी एफ होगा और एफ पी भी एफ होगा। तो एफ 2f यहाँ पर हो गया, एफ इक्वल टू आर बाई 2 हो गया। चलिए ठीक है, फोकस दूरी पर कुछ सवाल भी आते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, तो सवालों को देख लीजिए। यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी पहला क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी दस सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी वक्रता त्रिज्या या वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए फोकस दूरी एफ दिया है 10 सेंटीमीटर और ज्ञात करना है
आर का फार्मूला आया था 2F, R इज इक्वल टू 2 इंटू 10, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। R की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अगर R दिया है तो F निकालना रहेगा, तो उसे भी इसका आधा कर देंगे, इसका उल्टा सेम रहेगा। इस प्रकार से अब ये जो ये वाली क्लास है आपकी समाप्त होती है।